अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था जो कि हमने ये वाला रिलेशन निकाला था जिसमें हमारा था केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। हमने ये वाली इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर ली थी उसमें। उसके बाद हम कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ ई डिसाइड्स द नेचर ऑफ द ऑर्बिट। ये जो ई है जिसे हमने सेंट्रिसिटी कहा था, ये हमारे पास एक्चुअली डिसाइड करता है कि ऑर्बिट जो सन के गिर्द ऑर्बिट बनता है उसकी नेचर क्या है, वो किस तरह का ऑर्बिट है। अब हम कहते हैं उसमें 3 चीज़ें जो हैं वो हमें पता चलती हैं जी, कि हमारे पास वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू क्या है, टोटल एनर्जी जो है वो क्या होगी, तो उसके मुताबिक हमारे पास जो ऑर्बिट की नेचर है वो क्या होगी। अगर तो हमारे पास ई की वैल्यू, ये वाला जो ई है इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो टोटल एनर्जी निकलेगी वो हमारे पास ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, ज़ीरो से ज़्यादा होगी, पॉजिटिव एनर्जी होगी। तो हमारे पास जो ऑर्बिट होगा वो होगा हाइपरबोला। ठीक है, इसका मतलब है हाइपरबोला ऑर्बिट बनेगा सन के गिर्द। अगर तो ई इज़ इक्वल टू वन होगा, अगर ई इज़ इक्वल टू वन होगा तो ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो इक्वल आ जाएगी ज़ीरो के, और हमारे पास जो है वो पैराबोला शेप बनेगी। अगर तो ई जो है वो हमारे पास लेस देन वन हो जाएगी, तो हमारे पास जो ई है टोटल एनर्जी वो नेगेटिव होगी, मतलब लेस देन ज़ीरो होगी, तो हमारे पास एलिप्स शेप बनेगी ऑर्बिट की। और अगर हमारे पास सेंट्रिसिटी ज़ीरो होगी तो ये माइनस हो जाएगा, ये नेगेटिव माइनस ई की वैल्यू जो है वो माइनस एम के स्क्वेयर ओवर टू एल स्क्वेयर आ जाएगा, और हमारे पास ये इन केस ऑफ सर्कल होता है। तो हमारे पास जो नेचर ऑफ ऑर्बिट है वो डिपेंड करता है सेंट्रिसिटी पे, और इनकी इसकी वैल्यूज़ चेंज होने से हमारे पास नेचर ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू आ जाती है। हाँ जी जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी केपलर थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में, जिसे लॉ ऑफ पीरियड भी कहा जाता है और द हार्मोनिक लॉ भी कहा जाता है। अब टाइम पीरियड जो कि आपको पता है टी है। सबसे पहले हम फिगर की तरफ मूव करते हैं। हम अगर आप देखें तो ये हमारे पास सन है, ठीक है, और ये हमारे पास अर्थ है, और अर्थ जो है वो सन के गिर्द जो है वो एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रही है। अब हम कहते हैं कि ये एक पॉइंट को हम ए कहते हैं, एक पॉइंट को हम बी कह देते हैं। फिर हम कहते हैं कि ये इसका ओरिजिन है, इसका मतलब है कि सन जो है अगर वो यहाँ पे है तो अर्थ यहाँ पे है। इन केस अगर अर्थ मूव करके यहाँ पे आ जाती है तो सन जो है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हम इस टाइम जो कि सन यहाँ पर है और अर्थ यहाँ पर है, तो सन से ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो R1 हम कह देते हैं, और सन से बी का जो डिस्टेंस है वो R2 कह देते हैं। इस टोटल एरिया को हम 2a कह देते हैं। जबकि हम कहते हैं कि जो ये वाला पॉइंट है ये भी ए है, ये भी ए है, जिनको हम मेजर एक्सिस कहते हैं, डैट इज़ हाफ ऑफ द मेजर, मतलब हमारे हमारे पास ये जो है वो मेजर एक्सिस है, ये जो 2a है दैट इज़ एक्चुअली द मेजर एक्सिस। तो हम ये बात करते हैं कि द स्क्वेयर, अगर हम इसकी जो है वो थर्ड लॉ, जो केपलर का थर्ड लॉ है, उसकी स्टेटमेंट को देखें तो वो कुछ हमारे पास इस तरह से होती है। द स्क्वेयर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सन मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। हमारे पास एक्चुअली ये हमने प्रूव करना है, टी स्क्वेयर दैट इज़ अ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब दैट इज़ द मेजर एक्सिस, ठीक है। तो हमने यही बात अगर आप देखें, द स्क्वेयर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है, सन के गिर्द जो प्लैनेट है वो मूव कर रहा है, उसका जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सन मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। ओके, अब हम इसका पहले प्रूफ देखते हैं। फ्रॉम केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन वी नो डैट, हमने केपलर का जो फर्स्ट लॉ किया था उसमें हमने देखा था कि अगर एसेंट्रिसिटी जो है वो इस लेस देन वन हो, और ई इसका मतलब है टोटल एनर्जी इस लेस देन वन हो, तो ऑर्बिट का जो ऑर्बिट की नेचर है वो हमारे पास एलिप्टिकल होगी। और इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट जो हमने निकाली थी तब वो हमारे पास L/R इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा माइनस थीटा डैश, जो कि जिसे इक्वेशन नंबर वन कहते हैं, ये हमने निकाल ली थी पहले। अब हम कहते हैं जिसमें जो L है, ये वाला जो L है वो हमारे पास, ये भी हमने फाइंड आउट किया था, L जो है वो हमारे पास L स्क्वेयर ओवर एम के इक्वल है। और E जो कि एसेंट्रिसिटी है, जिसे हमने कहा था कि ये हमारे पास वन प्लस टू ई एल स्क्वेयर ओवर एम स्क्वेयर के इक्वल है। इसे हमने क्वेश्चन नंबर टू कह दिया, इसे क्वेश्चन नंबर थ्री कह दिया।
हम कहते हैं कि व्हेन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि जब सन के गिर्द अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही होती है, मतलब अगर ये एक सन है और इसके गिर्द जो है वो अर्थ रिवॉल्व कर रही है, देयर इज़ ऑलवेज वन पॉइंट वेयर अर्थ इज़ क्लोज टू सन। अब वहाँ पर एक पॉइंट ज़रूर आता है, अगर सन यहाँ पे है और अर्थ यहाँ पे है, अब एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा एलिप्टिकल ऑर्बिट में कि जहाँ पे अर्थ जो है वो सन के बिल्कुल करीब हो जाएगी। उस पॉइंट को आप कहते हैं पेरिहीलियन पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट को आप कहते हो पेरिहीलियन पॉइंट। एंड देयर इज़ ऑल्सो वन पॉइंट, और उस टाइम पे एक ऐसा भी पॉइंट होगा जो कि बहुत दूर होगा सन से, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द एफिलियन पॉइंट। अब अगर आप देखें तो हमने जो फिगर बनाई थी वो कुछ इस तरह से थी कि सन यहाँ पर है और यहाँ से हमारे पास एक एलिप्टिकल पाथ था। ठीक है, ये इसका मेजर एक्सिस था। हमने कहा था कि हमारे पास ये सन है, ये अर्थ है। ठीक है, अब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। फॉर एग्जांपल ये अर्थ जो है वो मूव करती करती पॉइंट ए पे आती है, तो सन और अर्थ का जो पॉइंट होगा, मतलब डिस्टेंस होगा, वो बहुत कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास ये पॉइंट पेरिहीलियन पॉइंट कहलाएगा। और जबकि हमारे पास इस टाइम पे जो बी पॉइंट है जो कि सन से बहुत दूर हो गया है, दैट इज़ एक्चुअली द एफिलियन पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ये जो कि इक्वेशन नंबर 1 थी, मतलब जो कि हमने फाइंड आउट की थी, केपलर का फर्स्ट लॉ था। अगर तो हम इस थीटा माइनस थीटा डैश जो है वो अगर हम ज़ीरो की इक्वल कर देते हैं, तो कॉस ज़ीरो क्या होता है हमारे पास, कॉस ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास 1, 1 मीन्स मैक्सिमम। ठीक है, इन दिस केस आर विल बी मिनिमम। अगर ये मैक्सिमम हो जाएगा तो इसका मतलब है आर तो मिनिमम ही होगा। ठीक है, आर क्योंकि डिवाइड में है, ये तो मिनिमम ही होगा। तो आर मिनिमम मीन्स आर वन, मतलब कि ए और इसका जो हमने फासला था जो कि फिगर में हमने देखा था ये था आर वन, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो था आर टू। तो हम कहते हैं ये वो पॉइंट है जहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, वहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा माइनस थीटा डैश जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाता है। तो हमारे पास जो है, क्योंकि एसेंट्रिसिटी आपके पास 1 हो गई, मतलब 1 हो गई, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुई ई आ गया, तो वहाँ पे जो आर है वो आपके पास मिनिमम है, इसका मतलब है कि यहाँ पर है अर्थ। तो ये हमारे पास जो है पेरिहीलियन पॉइंट हुआ, द पॉइंट ए एट विच अर्थ इज़ क्लोजेस्ट टू सन, मतलब ए पॉइंट जहाँ पे अर्थ जो है वो सन के बिल्कुल क्लोज होगी। इसका मतलब है इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो एल ओवर आर वन आ जाएगा, मतलब मिनिमम वाला, प्लस 1 प्लस ई आ जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा माइनस थीटा डैश जो है वो 1 के इक्वल है। आर वन की अगर वैल्यू यहाँ से हम निकालें तो हमारे पास एल ओवर 1 प्लस ई आ जाएगा, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। अब हम कहते हैं कि अगर हम मैक्सिमम देखना चाहते हैं, मतलब आर टू देखना चाहते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस देखना चाहते हैं, जो कि ये बी है जो कि फार पॉइंट है, मतलब दूर वाला पॉइंट है, इसको अगर हम देखना चाहते हैं तो हम कहते हैं थीटा माइनस थीटा डैश की वैल्यू अगर 180 डिग्री हो तो हमारे पास जो कॉस थीटा माइनस थीटा डैश है वो -1 के इक्वल हो जाएगा। तो जब वो -1 के इक्वल होगा तो इसका मतलब है आर की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, वो -1 के इक्वल होगा। यहाँ पे भी आपके पास, क्योंकि ये अगर -1 होगा तो आपके पास जो आर की वैल्यू है वो मैक्सिमम आएगी। तो आर मैक्सिमम जो कि पॉइंट आर टू है, और ये एफिलियन पॉइंट है द पॉइंट बी एट विच अर्थ इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन, कि जब पॉइंट बी पे अर्थ पहुंचेगी तो वो हमारे पास फारदेस्ट पॉइंट होगा सन का और अर्थ का। अब हम कहते हैं एल ओवर आर टू 1 माइनस ये हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा माइनस थीटा जाए जो है वो -180, मतलब 180 के इक्वल है, तो -1 तो माइनस हो जाएगा। आर टू की हम वैल्यू निकालेंगे, एल ओवर 1 माइनस ये आ जाएगा, जिसे इक्वेशन नंबर 5 कह दें। यहाँ पे मैंने वही इक्वेशन नंबर 4 और 5 को इकट्ठा लिख दिया। अब हम कहते हैं अगर हम फिगर देखते हैं तो 2a इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, मतलब कि आपके पास इस तरह से था कि यहाँ पे था सन, ठीक है, यहाँ पे था अर्थ, ठीक है, और हमने इस तरह से एक इलिप्टिकल पाथ ड्रॉ किया था, और हमने कहा था कि जो ये वाला पॉइंट है दैट इज़ ए, दैट इज़ आर वन, ये वाला पॉइंट जो है दैट इज़ आर टू, ठीक है, और हमने कहा था ये मेजर एक्सेस है जो कि हमारे पास 2a के इक्वल है, जो कि a और a के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये कहा था। अब हम कहते हैं कि जो 2a है वो हमारे पास r1 प्लस r2 के इक्वल है, इसका मतलब है 2a आ गया,
R1 की वैल्यू हमने ये थी, ये लगा दी, प्लस R2 की वैल्यू ये थी, ये लगा दी। अब हमने L इधर से कॉमन ले लिया, 1 प्लस ई आ गया, प्लस 1/1 माइनस ई आ गया। अब हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आ गया 2a, L आ गया, और इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस ई स्क्वेयर आ गया, और यहाँ पे ऊपर 2 आ गया। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि है 2L/2 1 माइनस ई स्क्वेयर। अब इसका 2 जो है वो 2 के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास a इज इक्वल टू L/1 माइनस ई स्क्वेयर आ जाएगा। अब हमें पता है कि L की वैल्यू जो है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी जिसे कहा था, L/m² है, mk है सॉरी, और e की वैल्यू जो कि हम निकाल चुके हैं 1 + 2 EL² / mk² है। हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, वैल्यूज़ को पुट किया, ये स्क्वेयर रूट इस स्क्वेयर के साथ कट गया, हमारे पास वैल्यू आ गई, ये -1 कट जाएगा, L² आ गया, एम के नीचे आ गया, मल्टीप्लाई बाय, इनको उल्टा करके अब लिख देते हैं, तो हमारे पास आ गया एम से कट गया, के से कट गया, L² के साथ कट गया। ए की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह की आ गई। अब यहाँ से हमने टोटल एनर्जी अगर निकालनी है तो E इज इक्वल टू -k/2a निकाल दिया, ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गई। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा है द एनर्जी ऑफ प्लैनेट दैट इज रिवॉल्व अराउंड द सन इज जस्ट डिपेंड ऑन द मेजर एक्सेस। इसका मतलब है जो टोटल एनर्जी होती है जब सन जो है वो अर्थ के गिर्द सन के गिर्द जब अर्थ रिवॉल्व कर रही होती है, तो वो मेजर एक्सिस पे डिपेंड कर रही होती है, जो कि 2a है, मतलब दोनों आर पे, दोनों डिस्टेंसेस पे डिपेंड कर रही होती है, फारदेस्ट पे भी और नियरेस्ट पे भी। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 थी जो आ गई थी। लेट टी बी द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। अब टी जो कि टाइम पीरियड है, जिस टाइम पे जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, तो हम कहते हैं एरिया ऑफ ऑर्बिट, जो ऑर्बिट का एरिया है, मतलब पूरा जो ऑर्बिट कवर कर रहा है, एरिया ऑफ ऑर्बिट, वो हमारे पास dA/dt है, मतलब 0 से t टाइम तक, मतलब 0 से लेकर t टाइम पे जो हमारे पास पूरा एरिया कवर हो रहा है, हम कहते हैं चेंज इन एरिया पर यूनिट टाइम dt। अब हम कहते हैं d/dt जो है वो एक्चुअली एरियल वेलोसिटी है ऑफ अ प्लैनेट, जो कि हम केपलर के सेकंड लॉ में भी कर चुके हैं। एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट है, मतलब एरिया जो कि पूरे रेडियस को कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम पे। ठीक है, वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dA/dt। हमने dA/dt की वैल्यू को फाइंड आउट किया हुआ है इन फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ मोशन पे। अगर आपको नहीं याद तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ मोशन में dA/dt की वैल्यू कैसे निकाली थी, जो कि केपलर का सेकंड लॉ था। अच्छा जी, तो हमने dA/dt की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, हमारे पास जो है वो ये वैल्यू आ गई। ठीक है जी, a इज इक्वल टू 0/t, और ये हमने dA/dt की वैल्यू को पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 आ गई। इसमें से हम कहते हैं, हम जिस तरह कि आपको याद है हमने फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ मोशन में भी किया था कि L इज इक्वल टू mr² है, थीटा डॉट की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, थीटा थीटा डॉट की वैल्यू हमने निकाल ली L/mr²। अब इक्वेशन नंबर 7 जो है वो आप देखें तो हम थीटा डॉट की वैल्यू को यहाँ पे लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने पुट कर दी, r² के साथ कट गया, हमारे पास L/2m जो कि कांस्टेंट है उसे हमने बाहर निकल लिया, और dt आ गया। अब t जो है इसका dt का इंटीग्रल t हो गया, और ये 0 to t इसकी लिमिट्स आ गई। अब हम कहते हैं a इज इक्वल टू L t-0, मतलब एक दफ़ा t ज़ाहिर बात है -0 हो गया, ये हमने लिख दिया /2m। अब a इज इक्वल टू LT/2m, दैट इज़ द एरिया ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये हमारे पास एलिप्टिकल ऑर्बिट जो कि एक अर्थ जो है वो सन के गिर्द अगर एलिप्टिकल पाथ में मूव करी है, तो दैट इज़ एक्चुअली द एरिया, जो एरिया वो कवर कर रही है। अच्छा जी, तो फिर हम कहते हैं बट एरिया ऑफ एलिप्स, अगर हम एलिप्स के एरिया की बात करें तो दैट इज़ एक्चुअली a इज़ इक्वल टू π/ab, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 हम कहते हैं। अब हम कंपेयर कर लेते हैं दोनों को, जो कि हमने ये निकाला है और ये निकाला है। इन दोनों को जब कंपेयर किया, यहाँ से हमने टाइम पीरियड निकाल लिया, t इज़ इक्वल टू 2m π/a/b/L। ठीक है, अब यहाँ से हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्चुअली b है, मतलब ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ना, जो रेडियस के ऑपोजिट ये वाला जो रेडियस है एलिप्टिकल पाथ का, दैट इज़ एक्चुअली b। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो b है वो हमारे पास इक्वल टू a 1 माइनस ई स्क्वेयर के इक्वल होगा। तो अगर हम पुट करें वैल्यू को, e की वैल्यू को, सेंटिसिटी की वैल्यू को, तो b इज़ इक्वल टू a। अगर हमने ये b की वैल्यू निकालनी है, ये वाली की, a की तो हमने निकाल ली थी ना, अब अगर हमने b की निकालनी है तो हम कहते हैं b इज़ इक्वल टू a 1 माइनस, हमने सेंटिसिटी की वैल्यू पुट कर दी, इज स्क्वेयर। अब स्क्वेयर जो है वो स्क्वेयर रूट से कट गया, हमारे पास ये आ गया, ये आ गया हमारे पास, और फिर हमने क्या किया कि हमारे पास जो है
2l² और टोटल ई की जो वैल्यू हमने पीछे निकाली थी दैट इज़ k/2a, वो हमने पुट कर दी और हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू निकल आई बी की। b इज़ इक्वल टू a स्क्वेयर रूट l² ओवर m k a। फिर हम कहते हैं जी कि हमारे पास t की वैल्यू निकल आई। ठीक है, t की वैल्यू हमारे पास ये निकली थी जो कि हमने पीछे ही निकाली अभी। तो t की वैल्यू ये निकली, फिर हमने b की वैल्यू में उसको पुट कर दिया, हमारे पास ये आ गया, और फिर b की वैल्यू में a ओवर स्क्वेयर रूट a आ गया, ये वाला l ओवर m के आ गया, मतलब लहदा करके लिख लिया। फिर b की वैल्यू हमारे पास आ गई जी, ये a ओवर स्क्वेयर रूट a है तो स्क्वेयर रूट a आ गया L ओवर अंडर रूट m के। दैट इज़ इक्वेशन नंबर 11। यूजिंग इक्वेशन नंबर 11 इन 10, इक्वेशन नंबर 11 को हम 10 में पुट करते हैं। 10 जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन थी, अगर आप देखें तो हमारे पास 10 इक्वेशन जो थी वो ये थी जो कि हमने यहाँ पे निकाली हुई थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो कि हमारे पास ये है 10 इक्वेशन, इसमें हम b की वैल्यू को भी पुट कर देंगे। अब b की वैल्यू हमने इसलिए निकाली ताकि हम टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकें ना। a की वैल्यू हमने निकाली थी, b भी निकाल ली, तो b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ये है जो कि हमारे पास अब t हमने ये पुट कर दिया और उसके बाद t इज़ इक्वल टू 2m, मतलब इस तरह से अगर आप देखें तो ये a 3/2 हो गया। ठीक है, ये 1/2 है, ये a 1 है तो 3/2 हो गया, और हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ गई। ठीक है, कट आने के बाद ये इससे कट गया और इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई और हमारे पास ये आ गया। अब हम कहते हैं ये हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो हमारे पास टी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a क्यूब के, जो कि हमारे पास इसकी स्टेटमेंट थी और वो स्टेटमेंट हमारी प्रूव हो गई। अगर आप देखें तो ये हमारे पास स्टेटमेंट थी, ये हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इज़ एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a क्यूब, means it is actually the cube of the major axis.